हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग दशम वर्ग के दूसरे अंग्रेज़ी के पुस्तक के चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता। बच्चों, पहले मैं इस कहानी पर जाने से पहले इस कहानी के कुछ विशेष भागों के बारे में बता दूं। कहानी किस विषय पर है, इसके विषय की मैं चर्चा करना चाहूँगा। कहानी में ये आज के जीवन से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। इसमें बात की गई है जैसे एक दुकानदार सामान बेचता है, वो बनाता है, सामान बेचता है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आज के समय में हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं सामानों की, ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं। तो इससे आज के समय में जो लोकल दुकानदार हैं उन्हें बहुत नुकसान हो जाता है ना। ये आप भी समझ सकते होंगे कि आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं, वो आपको कम दाम पर, कम कीमत पर घर पर पहुंचा कर मिल जाता है, और जो दुकान से आप सामान लेते हैं वो आपको ज़्यादा दाम देना पड़ता है, ऊपर से जाकर आप देखते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहानी भी ऐसी ही है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो हमारे राइटर हैं जॉन गैल्सवर्थी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति सामान में क्वालिटी देता है और सामान अच्छा देता है, लोग उसे ना ले करके जो तुरंत सामान देता है, मतलब कि इंस्टेंट आपको तुरंत बना बनाया दे देता है, वो लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी पर जाने से पहले कहानी के राइटर जॉन गैल्सवर्थी के बारे में थोड़ा जान लें। जॉन गैल्सवर्थी 1867 में इनका जन्म हुआ और 1933 में इनकी मृत्यु हुई है। एडुकेटेड एट हॉरो, ये हॉरो यूनिवर्सिटी में इनका शिक्षा संस्थान, जो भी शिक्षा हुई है वहाँ हुई है। बिगेन टू राइट एट द एज ऑफ 28 फॉर हिज आउन अम्यूज़मेंट, अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए इन्होंने जो है मात्र 28 साल की उम्र में लेखनी शुरू कर दी, मतलब कि इन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दिया। ही कंसिडर्ड द आइसलैंड फ्रेसेस वॉज हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक, और उन्होंने माना कि 1904 में इन्होंने जो द आइसलैंड फ्रेसेस नाम की जो किताब लिखी थी वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक थी। एज ए नॉवलिस्ट, गैल्सवर्थी इज़ चीफली नोन फॉर हिज द फॉर्टेसी सागा। ये जो है मतलब एक नॉवलिस्ट रह चुके हैं, उपन्यासकार रह चुके हैं, और इसीलिए इनको जो है सबसे जो इनका महत्वपूर्ण रचना है वो फॉर्टेसी सागा है। इस किताब के लिए इनको जाना जाता है। ही रोट ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्ले। इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे, कई सारी छोटी मोटी कहानियाँ लिखी, और साथ ही साथ इन्होंने कई नाटक भी लिखे। His work often deals with specific social grievances such as the double standard of justice as applied to the upper and lower classes। यहाँ पर ये बात करते हैं कि इनके जो कहानियाँ होती हैं, इनकी जो रचनाएं होती हैं, उसमें समाज के प्रति जो इनका व्यवहार है, जो विचार है, वो व्यक्त करते हुए जो समाज में लोगों के साथ दो तरह का व्यवहार होता है, किसी के साथ अपर क्लास वाला व्यवहार, किसी के साथ लोअर क्लास वाला व्यवहार, मतलब कि गरीब को निम्न जाति का समझा जाता है, उनको तुच्छ अछूत समझा जाता है, और अमीर को जो है सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ऐसे व्यवहार के बारे में इन्होंने बताया। तो इसमें भी हम पहले ये पढ़ लें कि थिंक बिफोर यू रीड, मतलब इस कहानी को पढ़ने से पहले जो इनके विचार हैं उनको भी जान लें कि आखिर ये किस विषय से, इससे विषय वस्तु की थोड़ा जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर है, कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। क्या एक जूता बनाने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जूता मतलब एक मोची हम कहते हैं जिसे, तो क्या एक जूता बनाने वाला व्यक्ति कलाकार कहा जा सकता है? तो मेरे ख्याल से तो हाँ, क्योंकि आप समझते हैं हर एक चीज़ में कला है। कोई मिठाई, हलवाई जो व्यक्ति है वो मिठाई बनाता है, वो उसकी कला है। कोई जो है जूता बनाता है, ये उसकी कला है। कोई पेंटिंग बनाता है, उसकी कला है। कोई डांस करता है, ये उसकी कला है। मतलब हर व्यक्ति की एक अलग अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी कला होती है ना। तो यहाँ भी वही बात कही गई कि कि हाँ, एक जूता बनाने वाला कलाकार कहा जा सकता है। इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। क्यों कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है? यहाँ पर एक स्थिति दी गई है कि अगर उसे अपनी कला के ऊपर भरोसा है, अपने कला पर अभिमान है, साथ ही साथ वह जो है अपने आप को एक कलाकार के रूप में देखता है, मतलब उसमें जो है वो नए रंग भरता है, अपनी सारे उत्साह को उसमें डाल देता है तब। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम को लेकर उसमें सम्मान भी देखता है।
अब देखते होंगे बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम को, भले ही वो उसमें कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन वो अपने काम को सम्मानजनक रूप से नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि क्या करता है, मिठाई बेचता है, मिठाई बनाता है, हलवाई है, तो ये हम लोग इसको कॉमन लेते हैं, लेकिन ये उसकी कला है ना। इस कहानी में मिस्टर गैज़लर, ये कहानी के मुख्य किरदार होंगे मिस्टर गैज़लर, ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। ये जर्मनी के एक जूते बनाने वाले व्यक्ति हैं जो कि लंदन में रहते हैं। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, ये एक पूरी तरह से अच्छे कलाकार हैं जूते के। रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ ही डिवोटीज हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी को पढ़िए और जानिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन इस कला के प्रति, अपने इस जूते बनाने की कला के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, तो कहानी पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर कहानी लेखक कह रहे हैं अपने बचपन के दिनों को लेते हुए कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज़ ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उन्हें अपने बचपन के समय से जानता हूँ, लेखक कहते हैं ये बात। बिकॉज ही मेड माई फादर बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। इनहैबिटेटिंग विद हिज एल्डर ब्रदर, 2 लिटिल शॉप्स लेट इनटू 1। 2 छोटी दुकान थी, वो अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई के साथ रहते थे। एंड वो 2 दुकानें थी, एक दुकान के अंदर ही दूसरी दुकान थी। इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट नाउ नो मोर, वो एक छोटी सी गली में था वो दुकान, और अब वो दुकान नहीं है। बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड। और वेस्ट एंड एक जगह है लंदन में, वहाँ पर जो है वो दुकान बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल ढंग से प्रस्तुत थी। द शॉप हैड ए सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन, उसकी दुकान में जो है कुछ अलग था। अब अलग क्या, तो दुकान का लुक, दुकान की चीज़ें। ठीक है, क्या अलग है अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि देयर वॉज नो साइन अपन इट्स फेस अदर दैन हिज ओन नेम ऑफ गैज़लर ब्रदर्स। दुकान के ऊपर जो है कोई भी साइन बोर्ड, जैसे आप देखते हैं जिसका भी विशेष दुकान होता है तो उस दुकान पे उसका नाम लिखा होता है, जैसे कोई मिठाई भंडार, कोई जूता दुकान है ना, तो ये लिखा होता है। लेकिन इनके दुकान पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ दुकान के ऊपर जो है गैज़लर ब्रदर्स लिखा हुआ था। दैट मीन्स कि उन दोनों भाइयों का दुकान था, तो यहाँ गैज़लर ब्रदर्स लिख दिया गया। एंड इन द विंडो, और उसकी खिड़की में, जैसे आप देखते हैं कि जूता दुकान में जो है शोकेस में कई सारे जूते लगा कर रखे जाते हैं ताकि लोग देखें और आएँ, तो यहाँ पर उनकी भी खिड़की में फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, वहाँ पर कुछ जोड़ी जूते बनाकर रखे गए थे। ही मेड ओनली व्हाट वॉज ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि वो केवल उतना ही बनाते थे जो ऑर्डर का होता था। दैट मीन्स कि लोग जो वहाँ पर जाते थे, अपना नाप देते थे, ऑर्डर देते थे, चीज़ें मटेरियल पसंद करते थे और उसके हिसाब से जो ऑर्डर देते थे बस वही जूते बनाते थे, वो एक्स्ट्रा जूते नहीं बनाते थे। एंड इट सीम्ड सो, और ऐसा लगता था इनकन्विंसिबल दैट ओनली व्हाट ही मेड कुड एवर हैव फेल्ड टू फिट। मतलब जो वो बनाकर एक बार दे देते थे उसकी फिटिंग कभी फेल नहीं होती थी। मतलब इतनी अच्छी उनका नाप लिया जाता था, इतने अच्छे से उन नाप लेते थे कि फिटिंग कभी गड़बड़ नहीं होता था। आई वॉज प्रमोटेड टू हिम एट द एज ऑफ 14। और लेखक भी अपने विषय में कहते हैं कि ये भी जो 14 साल की उम्र में उनके पास जाने लगे थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, और ये भी जो है जूते बनाने के लिए, मतलब जानकारी के लिए वहाँ जाते थे और जैसे जूते वो बनाते थे वैसे ही। सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। वो जूते मुझे लगते थे कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हैं और बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। वो जूते जो वो बनाते थे मिस्टर गैज़लर, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी फ़िटिंग, उसका जो नाप है, उसका डिज़ाइनिंग है, कैसे वो पैर पे बैठता है, कितना आरामदायक होता है, ये सब बहुत ही लाजवाब था उनका जूता, उनके द्वारा बनाया गया जूता। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे। लेकिन इनको जो है लेखक को अपना एक दिन का जो व्यवहार याद है, जिस दिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब वो उनकी तरफ अपने पैर बढ़ा रहे थे, मतलब मिस्टर गैज़लर नाप लेते हैं ना, तो नाप लेने के लिए जब इन्होंने पैर बढ़ाया तो इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। इट्स इज़न्ट इट awful हार्ड टू डू मिस्टर गैज़लर। तो वो पूछते हैं उससे कि मिस्टर गैज़लर, ये काम आपको कठिन नहीं लगता? लोगों के पैर को आप पकड़ते हैं, उनको नाप लेते हैं, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? एंड हिज आंसर गिवन विथ ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज ब्रीड। और उनके जो दाढ़ी वाला मुंह था
जिसमें कि छोटा सा मुंह दिखता था, उसमें से वो जो है एक आवाज़ निकालते थे और आवाज़ निकाल कर वो कहते थे इट इज़ एन आर्ट। देखिए ध्यान दीजिए, ये बोलने की उनकी कला है और इसका रियल मीनिंग है इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। वहाँ लिखा है इट इज़ एन आर्ट, लेकिन इसका रियल मीनिंग है इट इज़ एन आर्ट। मतलब ये मिस्टर गेज़लर कहते हैं कि ये एक कला है, ठीक है। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, क्योंकि अब लेखक कहते हैं कि उनके पास बार बार जाना संभव नहीं हो पाता था। क्यों नहीं संभव होता था, और इसका भी जवाब उन्होंने दिया है his boots lasted terribly having something beyond the temporism as it were essence of boots stitched into him। उनकी जो जूते बनाकर वो देते थे वो बहुत लंबे टिकते थे, बहुत लंबे समय तक वो चलते थे और ऐसा लगता था कि उसमें उन्होंने कोई जादू करके दिया है, वो टूटते ही नहीं थे, फटते ही नहीं थे। इसीलिए जो है उनके पास बार बार जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि जूते बहुत लंबा समय चल जाते थे। One went in not as into most shop in the mood of please serve me and let me go। कोई अंदर जाता था और इस तरह से ज़्यादा दुकानों में नहीं जाता था। वहाँ पर जो है ऐसा नहीं होता था कि आप मुझे जो है सर्व कर दें, मतलब कि मैं जो आप जैसे देखते हैं अभी जाते हैं दुकानों में, वहाँ जूते बने बनाए रखे होते हैं, आप देखते हैं, पसंद करते हैं, पहन कर देखते हैं और ले आते हैं। लेकिन इनकी दुकानों में ऐसा नहीं था। Best dressfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair। जैसे आप चर्च में बैठते हैं, चर्च में जाते हैं, आप धैर्य से बैठते हैं, ईश्वर की वंदना करने के लिए बैठते हैं तो धैर्य से बैठते हैं। इसी तरह उनके दुकान में भी जाना था तो धैर्य से, थोड़ा धैर्य दिखाना होता है। Waited for there was nobody anybody there। और यहाँ पर उसके लिए मतलब कि ऐसा नहीं कि आपकी वहाँ सेवा के लिए कोई व्यक्ति है, वहाँ पर बस दो ही भाई थे और यही दोनों मिलकर एक नाप लेते थे, एक बनाते थे। Soon over the top edge of that sort of well rather dark and smelling soothingly of leather। और वहाँ पर जो है जो काम होता था तो वहाँ पर लेदर की खुशबू आती थी, ठीक है। विच फॉर्म द शॉप, जिससे वो दुकान मतलब कि जिसके लिए जाना जाता है, लेदर के लिए, उसके जूतों के लिए। देयर वुड बी सीन हिज फेस और दैट हिज एल्डर ब्रदर पेयरिंग डाउन। वहाँ पर उनके चेहरे देखे जा सकते थे, मतलब गेज़लर ब्रदर्स के, और साथ ही साथ उनके बड़े भाई को भी देखा जा सकता था। एक गटरल साउंड, एक अजीब सी आवाज़, विद ए टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। सीढ़ियों से उतरते उनके चप्पल की आवाज़ होती थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। वो जो है किसी व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो जाते थे और वो कोट भी नहीं पहने होते थे। ए लिटिल बेंट, वो थोड़े झुके हुए थे। इन लेदर एप्रॉन, एक लेदर के जो है कपड़े को डाले हुए, अपने कमर में बांधे हुए। हिज स्लीव्स टर्न बैक, उनके हथेली का जो कपड़ा था वो मोड़ा हुआ था। ब्लिंकिंग, वो पलकें झपकाते हुए। एज इफ अक्वर्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, ऐसा लगता था कि किसी जूतों की दुनिया से वो निकल कर, किसी सपने की दुनिया से निकल कर के वो बाहर आए हैं। और लाइक एन ऑल सरप्राइज इन डे लाइट एंड एनॉयड एट द इंटरप्रेशन। ऐसा लगता है जैसे कि कोई उल्लू जो है वो दिन की रोशनी देखकर, चकाचौंध की रोशनी देख कर के वो परेशान हो जाता है, या फिर कोई किसी काम में दखल दे दिया उसको, तो ऐसा लगता है। इसी तरह उनके भी चेहरे का भाव लगता था देखने पर। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेज़लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेज़लर। मैं लेखक जो था वो कहते थे कि आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या मेरे लिए आप एक जोड़ी रशियन लेदर का जूता बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। वो जो है बिना कुछ कहे वो वहाँ से चले जाते थे और या फिर दूसरे के दुकान के दूसरे सिरे में वो चले जाते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन हिम वुडन चेयर इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और वहाँ पर वो जो लेखक थे वो बैठ जाते थे लकड़ी की कुर्सी पर, उनकी दुकान की जो लेदर की खुशबू थी वो लेते हुए। सुन ही वुड कम बैक, और जल्द ही वो वापस आते थे। होल्डिंग इन हिज थिन वाइंड हैंड ऑफ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, उनके हाथ में एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर का टुकड़ा होता था। वो एक नमूने के रूप में होता था कि देखिए क्या इसका जूता आपको बनाना पसंद लगेगा।
विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उसकी तरफ उस लेदर की तरफ देखते हुए वो कहते थे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीस लिखा गया, इसका अर्थ यहाँ पर उनकी भाषा में पीस है कि कितना अच्छा ये मतलब जूता है। When I too had admired it, he would speak again। जब लेखक खुद उसकी लेदर के बारे में बोलते थे कि ये सच में अच्छा है, तो फिर मिस्टर गेज़लर और कहते थे कि When do you want them? यहाँ पर want का अर्थ want है और them का अर्थ है them। मतलब आपको ये जूते कब चाहिए, मतलब आप ऑर्डर देंगे और आपको ये जूते कब चाहिए, आज या कल या परसों, कितने दिन में चाहिए ये बताएं। जैसे आप कपड़े सिलवाने जाते हैं, कपड़े का नाप देते हैं और फिर आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट में आप जाकर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी मिस्टर गेज़लर के जो भाई हैं वो कहते हैं कि आपको ये जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं उसका जवाब देते हुए कहता, ओह एज सुन एज यू कॉन्वेंसली कैन, जितनी जल्दी आप सुविधाजनक रूप से मुझे दे सकें। ठीक है, मतलब लेखक भी उसकी स्थिति को समझते हैं, वो काम करेंगे उसके ऊपर, उसे बनाएंगे तब देंगे। तो लेखक भी कहते हैं कि जितनी जल्दी आप सुविधाजनक रूप से आप मुझे दे सकें। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, तो मतलब फोर्टनाइट, वहाँ फोर्टनाइट का अर्थ होता है 14 दिन के बाद, मतलब कि आने वाले 14 दिनों में आपको ये जूता मिल जाएगा। और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो यहाँ पर जो है मतलब कि अगर यहाँ कहते हैं कि अगर आप मेरे बड़े भाई से बात करें तो मैं अपने मतलब सॉरी इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो अपने बड़े भाई की जगह पर होते तो वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से पूछकर बताता हूँ कि कब आपको जूता दे सकेंगे। मतलब उनके बड़े भाई डिसीज़न जो है वो नहीं लेते हैं अपने से, वो छोटे वाले से पूछ करके डिसीज़न लेते हैं कि उन्हें कब जूता देना है। ठीक है, तो बच्चों आज के भाग में हम इसके यहीं तक रहने देते हैं। अगले भाग में हम फिर से और आगे देखेंगे कि मिस्टर गेज़लर किस प्रकार अपने काम को आगे बढ़ाते हुए लोगों से बातें करते हैं, लोगों के लिए जूते बनाते हैं और लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी और जुड़ी हुई रहेगी आज की दुनिया से और आज के काम से जुड़ी हुई रहेगी। ये दुनिया कितनी तेज़ होती जा रही है इस कहानी के माध्यम से ये बताया जाएगा। तो जाने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में ये इसके रिगार्डिंग आप जो भी सवाल हों वो पूछ सकते हैं मुझसे। एंड अगले भाग को ज़रूर देखेंगे। चलिए हम अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।